हफ्ते इतने समय तक पश्चिम एशिया में जो अस्थायी युद्ध विराम राहत देता दिख रहा था, अब वो टूटता नजर आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया रुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो एक तरफ जहां ईरान अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी को अंतिम विदाई देने में व्यस्त था, तो इधर खाड़ी देशों में एयर रेड सायरन गूंजने लगे। मशहद में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी और उसी समय कुवैत, बहरीन और कतर पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा मंडरा रहा था। यानी ये अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई है, ये संघर्ष अब पश्चिम एशिया की शक्ति, राजनीति, वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर के दुनिया के समुद्री व्यापार से जुड़ा बड़ा संकट बन चुका है। अब सवाल है कि आखिर चिंगारी कहां से भड़की। देखिए, 7 जुलाई को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला हुआ। इनमें कतर और सऊदी अरब के तेल टैंकर भी शामिल थे। अमेरिका ने तुरंत इसका आरोप ईरान पर लगाया और जवाब में ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। 2 दिनों में लगभग 170 ठिकाने निशाने पर आए। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन भंडार, नौसैनिक अड्डे और तटीय निगरानी नेटवर्क शामिल थे। अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद ईरान की उस क्षमता को खत्म करना है जिससे वो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बना सकता है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव भी दिखा। पहली बार अमेरिकी हमलों में पुल जैसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर आए। ईरान का आरोप है कि मशहद जाने वाले उन पुलों को भी निशाना बनाया गया जिनसे होकर खामेनी की अंतिम यात्रा गुजरने वाली थी। ईरान इसे अंतिम संस्कार में बाधा डालने की कोशिश बता रहा है और इसी आरोप ने वहां राष्ट्रवादी भावना को और मजबूत कर दिया। जवाब में ईरान भी पीछे नहीं रहा। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बड़ी संख्या में ड्रोन से निशाना बनाया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े वाले इलाके में एक ही दिन में 2 बार एयर रेड सायरन बजे। कुवैत ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 13 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान का साफ संदेश है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो खाड़ी में मौजूद हर अमेरिकी सैन्य अड्डा उसका लक्ष्य होगा। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने पूरी कहानी को नया राजनीतिक आयाम दिया है। देखिए, अंकारा में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जून में ईरान के साथ हुआ समझौता अब खत्म हो चुका है और वो आगे बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो बातचीत जारी रह सकती है। यानी वही पुराना ट्रंप स्टाइल, एक तरफ सख्त बयान, दूसरी तरफ बातचीत का दरवाजा पूरी तरह से बंद भी नहीं। यही वजह है कि उनके बयानों को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। इसी दौरान ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों, समुद्री जल को मीठा बनाने वाले प्लांट्स और यहां तक कि खार्ग द्वीप पर नियंत्रण की संभावना भी जताई है। याद रखिए, ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी द्वीप से होता है। उधर नाटो ने अपने संयुक्त बयान में सिर्फ 2 बातें दोहराई हैं। होर्मुज में समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। अब ध्यान देने वाली बात यह रही है कि नाटो ने किसी भी पक्ष का खुला सैन्य समर्थन नहीं किया। यानी भाषा बेहद संतुलित रखी गई है ताकि ये संकेत ना जाए कि नाटो सीधा इस संघर्ष का हिस्सा बन रहा है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या ये अब भी सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई है या नाटो धीरे धीरे संघर्ष के दायरे में खींचता जा रहा है। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका अब भी ये नहीं समझ पाया कि धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा कि धमकियों के साए में कोई नहीं बातचीत संभव नहीं हो सकती है। इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, अब तक लड़ाई मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों और ऊर्जा ढांचों तक सीमित थी, लेकिन अब पुल, परिवहन नेटवर्क और दूसरे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर हैं। अगर बिजली, पानी और परिवहन व्यवस्था पर हमला बढ़ा तो ये सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि बड़ा मानवीय संकट भी बन सकता है। इसी बीच तेल बाजार ने भी खतरे की संकेत दे दिए हैं क्योंकि दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा होर्मुज से गुजरता है।
तनाव बढ़ते ही ब्रेंट क्रूड महंगा हुआ और अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 2 दिनों में 7% से ज्यादा बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी के मुताबिक लगभग 6000 नाविक अब भी इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। वहीं यूरोपीय संघ की विमानन सुरक्षा एजेंसी ने एयरलाइनों को अगस्त के अंत तक ईरान और इराक के हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी है। और अब बात हम भारत की कर लेते हैं। देखिए, भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी से तेल आयात करता है, इसीलिए होर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट सीधे तेल की कीमत, महंगाई और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। भारतीय जहाज भी संकट से प्रभावित हुए हैं। कुवैत से तेल लेकर आ रहे भारतीय टैंकर लीला वाडिनार को ओमान के तट के पास से वापस लौटना पड़ा है। इसके अलावा बहरीन, कुवैत और कतर में लाखों भारतीय रहते और काम करते हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा और संभावित निकासी भारत सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल होगी। अब सवाल ये कि आखिर आगे क्या होगा। देखिए, 3 संभावनाएं सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। पहली, कुछ समय तक जवाबी हमले जारी रहें और फिर तनाव धीरे धीरे कम हो जाए। दूसरी संभावना यह है कि संघर्ष फिर उसी व्यापक युद्ध की ओर लौट जाए जिसकी शुरुआत फरवरी में हुई थी। और तीसरी संभावना है दोनों पक्ष घरेलू राजनीति में शक्ति प्रदर्शन करने के बाद सम्मानजनक तरीके से फिर बातचीत की मेज पर लौट आए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अप्रत्याशित किरदार अब भी डोनाल्ड ट्रंप ही है। उनकी रणनीति की सबसे बड़ी पहचान यही रही है कि एक बयान से तनाव बढ़ता है और अगले बयान से बातचीत की गुंजाइश भी बची रहती है। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया किस दिशा में बढ़ता है, युद्ध की ओर या फिर एक और बातचीत की ओर। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें होर्मुज पर टिकी हैं, क्योंकि वहां सिर्फ युद्धपोत और ड्रोन ही नहीं, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भी गुजरता है।